रूलर्स थे वो स्पेशली हम अकबर की बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपना जो रिलीजियस जो क्या बोलते हैं अपना एक यूनिफाइंग फोर्स किस तरीके से उन्होंने मेंटेन की थी। उन्होंने सुलह कुल के लिए जो है सभी रिलीजन्स के लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहा था, और इसके लिए उन्होंने जिजिया और जो पिलग्रिमेज टैक्स था उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया था 1563 एंड 1564 में। अच्छा, अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो जिजिया टैक्स था ये उसके बाद औरंगजेब ने इसको फिर से इम्पोज किया था अपने जो है ना रेन में, अपने पीरियड में। लेकिन यहाँ अब हमें जो पढ़ना है वो है कि जस्ट सोवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी रूलर है, जो भी किंग है, जो भी एम्परर है, बंद कर दो ये खुसफुस, जो भी एम्परर है, जो भी रूलर है, वो प्रभुता संपन्न। नहीं समझ में आ रही बात लोकेश? प्रभुता संपन्न माने कंप्लीटली फ्री, ठीक है। तो किसी भी रूलर के पीरियड में, किसी भी रूलर में के टाइम पर जो भी रूलर है, जो भी रूलर है, चाहे वो अकबर है चाहे वो कोई और है, खैर जा तुझे मैं बताती हूँ। हाँ जी, तो ये जो ड्यूटी थी ना वो रूलर की थी, वो किंग की ड्यूटी थी टू कीप द एंटायर किंगडम इन हिज कंट्रोल। और उसके किंगडम में जो भी लोग रहते हैं, जो भी प्रजा रहती है, उनको ये रियलाइज करवाना कि दे आर कंप्लीटली फ्री। इसके लिए क्या करना होता था कि उनका पूरा जो किंगडम था, पूरा जो एम्पायर था, उस पूरे एम्पायर में, उस पूरे किंगडम में उनको जो है, जो एम्परर था उसके साथ जो प्रजा थी, एक उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था। कॉन्ट्रैक्ट माने ऐसा नहीं कि कोई रिटन रिकॉर्ड होता था, कोई रिटन डीड होती थी या कोई एग्रीमेंट होता था, नो, नॉट दैट काइंड ऑफ एग्रीमेंट। बट कैसा एग्रीमेंट होता था? दैट इज टू वॉज द ड्यूटी ऑफ द किंग टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन द किंगडम। और जो भी वहां की प्रजा है उसको सुरक्षित रखना की जिम्मेदारी भी रूलर की थी, किंग की थी। तो क्या होता था कि किंग जो है, जो एम्परर है, उसको प्रोटेक्ट करना होता था। वो 4 चीजों को प्रोटेक्ट करता था। कौन कौन सी चीजों को प्रोटेक्ट करता था? लाइफ, जान जिसे कहते हैं, जान, माल, ठीक है। माल क्या होता है? प्रॉपर्टी। लाइफ हो गई, जान, माल हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर हो गया ऑनर। ऑनर क्या होता है? नेमस। ऑनर को नेमस कहा जाता है, NAMUS। ऑनर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। किसी की डिग्निटी को, किसी के ऑनर को, किसी की जो उसको ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उसको प्रोटेक्ट करना। इट वाज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द रूलर, ऑफ द किंग। एंड फेथ, फेथ क्या होता है? दीन, विश्वास, आस्था, भरोसा, ठीक है। ये 4 चीजें जो थी, कौन कौन सी? जान, माल, ठीक है, नामस, ऑनर, और चौथा हो गया फेथ। ये 4 चीजें जो है वो प्रोटेक्ट करने का दावा या प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग, ठीक है। जो उसके किंगडम में लोग रहते हैं उन सब की। और इसके बदले में what the people have to what the ordinary people have to do in return, उसके बदले में वो क्या करते थे? उसके बदले में वो लोग उनको टैक्स पे करते थे। वो क्या करते थे? टैक्स पे करते थे इन रिटर्न। एक तो ओबीडियंस माने कि वो लोग बात मानेंगे, वो लोग जो भी कुछ कहा जाएगा उस आज्ञा का पालन करेंगे, ओबीडियंट रहेंगे, ठीक है। और दूसरा बदले में टैक्स पे करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है? ओनली जस्ट सॉवरेन्स वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर द कॉन्टैक्ट विद पावर एंड डिवाइन गाइडेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जस्ट सॉवरेन्स माने जो न्याय प्रिय है। सॉवरेन्स कौन है? जो किंग है, रूलर है। वो लोग जो है, जो किंग है, जो रूलर है, जो जस्ट है, जस्ट माने न्याय प्रिय है, वो कैसे, वो जो है ना, कैसे क्या बोलते हैं, उनको ये माना जाता था, सोचा जाता था कि वही लोग जो है केवल
अपनी जनता की, अपने लोगों की इज्जत की या जान की रक्षा कर सकते हैं, और वो भी किसके थ्रू, वो भी पावर, डिवाइन पावर के थ्रू। उनको ये राइट मिला हुआ है, उनको जो है ना पावर है, उनको डिवाइन गाइडेंस मिली हुई है, डिवाइन गाइडेंस के थ्रू वो ये सब काम कर पाएंगे या कर पाते हैं। अभी हम देखेंगे पेज नंबर 235 पर नीचे, यहाँ पहले साइड में आप एक पिक्चर देख रहे हैं, उस पिक्चर में जो है ना क्या बना हुआ है, उसमें जो है ना आप एक रूलर को देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसको अकबर कह सकते हैं। तो अकबर के नीचे जो है ना वहां पर एक राउंड जो है ना वो एक सर्कल बना हुआ है, उसमें जो पिक्चर है उसमें एक लॉयन आपको नजर आ रहा है, और उसके नीचे साथ में आपको एक बकरी, एक लैम्ब नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस चीज को समझना है आपको कैसे। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स थे जिनको के डेपिक्ट किया गया था, ये शो करने के लिए कि जो मुगल रूलर्स हैं, किंग्स हैं, दे वर जस्ट, वो न्याय प्रिय है, वो न्याय प्रदान करते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे कोई ताकतवर हो, चाहे कोई कमजोर हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपको सिंबल्स यूज किए गए हैं, ये सिंबल्स इस का रिप्रेजेंटेशन है, ये उनके इस आइडिया का रिप्रेजेंटेशन करता है कि वो जो है सभी लोगों को बराबर समझते थे, वेदर कोई जो है वो नोबिलिटी का है, या कोई जो है हाई स्टेटस का है, या कोई लो स्टेटस का है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, एवरीवन वाज ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। तो ये जो है ना ऐसे बहुत सारे जो है ना सिंबल्स या ऐसे बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो डेपिक्ट की गई थी, और जो है ना जो हम बुक पढ़ रहे हैं आईने अकबरी, उस आईने अकबरी में भी ये चीजें लिखी गई हैं, और ये जो हम पढ़ रहे हैं इस लेसन में, वॉट एवर वी आर स्टडिंग इन दिस चैप्टर, ये आईने अकबरी में से ही लिया गया है, आईने अकबरी इसका मेन सोर्स है, ठीक है। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने ये सब कुछ लिखा है, उसने वहां पे दरबार में या वहां पर अपने किंगडम में या अकबर के पीरियड में उसने ये सब चीजें ऑब्जर्व की, देखी, और इसलिए उसने ये सब चीजें मेंशन की हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि a number of symbols were created for visual representation of the idea of justice which came to stand for the highest virtue of the Mughal monarchy। माने कि मुगल किंग्स जो थे वो बहुत ही न्याय प्रिय थे, वो सबके साथ इक्वल बिहेव किया करते थे, और सबको जो है ना सबका ड्यूज दिया करते थे। One of the favorite symbols used by artist was the motif of the lion। lion का एक चित्र है, एंड उसके साथ में क्या है, लैम्ब है, गोट है, पीसफुली एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है। पीसफुली माने आराम से शांति पूर्वक तरीके से बैठे हुए, इसका मतलब लॉयन के साथ में अगर लैम्ब दिखाया गया है, गोट दिखाई गई है, तो लैम्ब, लॉयन माने वो तो लैम्ब को खा जाएगा, वो तो गोट को खा जाएगा, लेकिन वो उसको खा नहीं रहा, बल्कि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। This was meant to signify a realm where both the strong and the weak could exist in harmony। ये क्या शो करता है कि एक दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से हार्मनी के साथ में इनका जो क्या सामंजस्य है, या इनकी जो सद्भावना पूर्वक जो है ना एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं। Court scenes from the illustrated Badshahnaमा place such motifs in a niche directly below the emperor's throne। और एम्परर के थ्रोन के बिल्कुल नीचे इस तरह के चिन्ह बनाए गए थे, जैसे कि हम लोग क्या बनाते हैं, सत्यमेव जयते हम लोग बनाते हैं। हम लोग जो है ना जो ये लॉयंस के हम मोटिव उसको यूज करते हैं, अपना फ्लैग का सिंबल यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल यूज करते हैं, इसी तरीके से ये वाले जो सिंबल्स थे ना, इन सिंबल्स को जो किंग का थ्रोन था, सिंहासन था, उसके जस्ट नीचे इसको बनाया गया था, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता था कि जो मुगल रूलर्स हैं वो न्यायप्रिय हैं। अब हम जो मेन चीज आती है यहाँ पर, हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल्स एंड कोर्ट्स के बारे में, पेज नंबर 236 पे, कि आईने अकबरी में कोर्ट्स और कैपिटल्स के बारे में क्या लिखा है। किसी भी रूलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी कैपिटल सिटी। उसकी कैपिटल सिटी कितनी आलीशान है, उसकी बिल्डिंग्स कैसी हैं, बिकॉज द रूलर हिमसेल्फ लिव्स इन द कैपिटल सिटी। उसका जो रेजिडेंस होता है वो उस कैपिटल सिटी में ही होता है। तो उस कैपिटल सिटी में जब उसका रेजिडेंस होता है, तो और उसके साथ जो और नोबिलिटी होती है वो भी उस कैपिटल सिटी में ही रहती है। अब जब कैपिटल सिटी में किंग और उसकी नोबिलिटी रहती है, तो उसके जो कोर्टियर्स हैं या उसके जो और जरूरतमंद लोग हैं, जिनकी की जरूरत पड़ती है, जिनसे कि काम
की मदद मिलती है, या जो लोग हेल्प करते हैं रूलिंग में, या जो लोग किंग के हेल्पिंग हैंड होते हैं, वो सब लोग भी फिर उसके इर्द-गिर्द ही, उसके आस-पास में ही रहेंगे। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि जो कैपिटल सिटीज हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी पीरियड के लिए, किसी भी किंग के लिए, किसी भी रूलर, किसी भी एम्परर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द मुगल किंग्स, तो हमको ये पढ़ना जरूरी है कि जो यहाँ कैपिटल सिटीज थी, वो कब कौन सी सिटी डेवलप हुई, और उस का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। तो हम ये देखेंगे कि हु एस्टेब्लिश्ड द मुगल किंगडम। तो हम यहाँ जब ये बात करते हैं तो वी नो दैट मुगल किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबर, बट बाबर ने तो केवल 4 साल ही रूल किया था। तो यहाँ पर उस 4 साल में वो अपनी जो कैपिटल सिटी थी उसको मूव करता रहा था। इनिशियली इट वाज इन आगरा, एंड देन आगरा से भी वो उसको मूव ही करता रहा, ठीक है। उसके बाद आ गया हुमायूं, ठीक है। हुमायूं का जो पीरियड था वो भी सेटल्ड नहीं था, वो भी स्टेबल नहीं था, ठीक है। अब हम आ जाएंगे अकबर के पीरियड में। तो जब हम अकबर के पीरियड में आ जाते हैं तो 1560s में अकबर ने जो है ना फोर्ट ऑफ आगरा बनवाया था, आगरा का किला बनवाया था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कैपिटल सिटी आगरा थी, ठीक है। 1560s में व्हेन ही कंस्ट्रक्टेड द फोर्ट ऑफ आगरा, at that time the capital city of Akbar was Agra, विद रेड सैंडस्टोन से इसको बनवाया था। और ये जो रेड सैंडस्टोन था कहाँ से आया था, ये रेड सैंडस्टोन जो है वो आसपास के रीजन से, माइंस से निकलवाया था, और इसको आगरा में इकट्ठा करके फिर यहाँ पर आगरा फोर्ट बनवाया था। तो ये पता है आपको कि ये लाल पत्थर से बना हुआ है। इसके बाद हम आते हैं कि इन द 1570s, 1570 के आसपास क्या हुआ कि अकबर ने डिसाइड किया दैट ही वुड चेंज हिज कैपिटल सिटी। अब उसने जो अपनी कैपिटल सिटी थी आगरा के को छोड़ करके आगरा के नजदीक ही फतेहपुर सीकरी में बनाने का फैसला किया। तो फतेहपुर सीकरी में उसने अपनी कैपिटल सिटी क्यों बनाई, इसके पीछे एक कारण ये कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी जो है वो अजमेर के रूट पर पड़ती थी। माने अजमेर के रूट पर सीधा वहां फतेहपुर सीकरी से सीधे अजमेर को रोड जाती थी। इसीलिए फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अपनी कैपिटल सिटी बनाने का फैसला किया, और वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो वहां पर बनवाई गई, ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी नई कैपिटल बनाई, और फतेहपुर सीकरी से वो अजमेर की दरगाह पर बहुत बार जाया करते थे, ऐसे एविडेंसेस हमारे पास है, ठीक है। तो कि कई बार, बहुत बार जो है वो अपने लाइफ टाइम में 14 टाइम्स वो अजमेर में दरगाह शरीफ पर गए थे। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड पहले से ही है। अब हम ये देखेंगे कि जो दरगाह है वहां पे जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो वहां जाते थे, और वो एक मेन पिलग्रिमेज सेंटर बना हुआ था। अब दिस हम ये देखेंगे कि जो मुगल एम्परर्स थे उनकी एक क्लोज रिलेशनशिप था, एक क्लोज टाई बन गई थी। किसके साथ बन गई थी? चिश्तीज सिलसिला के साथ में। तो चिश्ती सिलसिला के साथ जो उनका क्लोज रिलेशनशिप था, ये सूफीज थे, सूफी सेंट्स थे, और ये चिश्ती सिलसिला माने चिश्ती लाइनेज ग्रुप जो था उनके साथ में इनका क्लोज रिलेशनशिप बन गया था। दैट इज वाई अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपने जो उनकी जो मस्जिद है उस मस्जिद के बराबर में ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब जो है वो बनवाया। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि मस्जिद के बराबर में इन्होंने जो है ना ये क्या बोलते हैं सलीम चिश्ती की जो टॉम्ब बनवाया था, ये उनको यादगार के रूप में, बिकॉज ही मेंटेन्ड अ गुड रिलेशनशिप विद द चिश्ती सिलसिला, दैट इज वाई उसने वहां पर ये जो है ना मकबरा टॉम्ब जो है वो बनवाया था मस्जिद के बराबर में। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कैपिटल्स की बात कर रहे हैं, और जब हम कैपिटल्स की बात कर रहे हैं तो किसी भी कैपिटल में वहां की जो बिल्डिंग्स हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
वहाँ की बिल्डिंग्स कितनी शानदार है, कितनी आलीशान है, कितनी बड़ी है, कितनी जो है ना किस स्टोन से बनाई गई है, कैसा उसका डेकोरेशन है, ये वहाँ के रूलर की पावर को एक्सप्रेस करता है, वहाँ की पावर को शो करता है, ठीक है? तो यहाँ हमने देखा कि एक तो उन्होंने जो है ना अपना क्या बनवाया, किला बनवाया अकबर ने, ठीक है? उसके बाद फिर जो है ना हमने देखा कि उन्होंने जो है ना एक टॉम्ब बनवाया। इसके बाद तीसरे नंबर पर अब हम आते हैं तो क्या देखते हैं कि उन्होंने गुजरात को जीत लिया और गुजरात को जीतने के बाद उन्होंने वहां पर एक बुलंद दरवाजा बनवाया। ये बुलंद दरवाजा अपनी जीत को यादगार बनाने के लिए बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1585 1580s, ठीक है? उसके बाद जो है ना वंस अगेन अकबर ने अपनी कैपिटल सिटी को चेंज किया, ठीक है? नाउ ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू लाहौर। अब उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी को कहाँ चेंज किया, शिफ्ट किया, मूव किया फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू लाहौर, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ देखेंगे कि और वहां से जो है ना अपने फ्रंटियर्स को वो क्लोजली ऑब्जर्व करते रहते थे। शाहजहां, अब देखो इसके बीच के पीरियड का जो रूलर्स हैं उनके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, व्हाई? बिकॉज जो बाबर है और जो हुमायूं है उनका तो हमने देखा कि वो तो ज्यादा पीरियड जो है ना वो किस काम में बिजी थे, ज्यादा पीरियड जो है वो अपने किंगडम को एस्टेब्लिश करने में, स्टेबल करने में ही बिजी थे, तो वहां उन्होंने जो है ना कोई ज्यादा कंस्ट्रक्शंस की ही नहीं थी। अकबर का हमने सुन लिया, अकबर का हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा जो है हम शाहजहां के बारे में डायरेक्टली पढ़ रहे हैं बिकॉज शाहजहां एक ग्रेट आर्किटेक्ट था। उसने जो उसकी जो उसके पीरियड की जो आर्किटेक्चर थी वो बहुत ही फेमस थी। शाहजहां को वास्तु निर्माण में, वास्तुकला के निर्माण में विशेष रुचि थी, तो इसीलिए इस पीरियड को अब हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें भी हम हमारा फोकस जो है बेटा यहाँ पर किसी एक ही चीज को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने का नहीं है। हम इस चैप्टर में सिर्फ प्रिसाइसली थोड़ा थोड़ा हम सिर्फ इसमें ये पढ़ रहे हैं कि आईने अकबरी में क्या लिखा गया है अबाउट द मुगल्स, ठीक है? तो यहाँ हम जब शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, बहुत सारे मोनार्चियल सेंटर्स बनवाए थे उसने अपने लिए। उसने जो है ना क्या बोलते हैं पैलेसेस बनवाए थे, फोर्ट्स बनवाए थे। और ये आपको पता ही है कि चाहे हम मुगल्स की बात करें, चाहे हम किसी भी अर्लियर रूलर्स की बात करें, तो कोई भी रूलर या कोई भी किंग जो है या कोई भी एम्परर जो है जब वो बिल्डिंग्स बनवाता है तो वो बिल्डिंग सिर्फ एक ही पर्पज से बनाई जाती है कि इससे उसकी पावर को जो है ना एक्सप्रेस किया जाता है, अपनी पावर को जो है ना वो शो करते हैं। तो ये बिल्डिंग बनाने का एक ही पर्पस होता है, अपनी ताकत को दिखाना, ठीक है? कि वो कितने पावरफुल हैं। यहाँ पर सेम सिचुएशन जो है वो चलती है। और इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि शाहजहां ने 1648 में the court, the army and household moved from Agra to the newly completed imperial capital। अब देखो कि 1648 की हम बात कर रहे हैं, तो 1648 में लाहौर से फिर से जो है ना वो कैपिटल सिटी आगरा आई। और आगरा से अब जो है वो शाहजहांबाद आई। शाहजहांबाद किसे कहा जाता है? शाहजहांबाद ओल्ड दिल्ली को कहते हैं। तो शाहजहां ने एक नई कैपिटल बनाई और वो कहाँ पे बनाई उसने? ओल्ड दिल्ली में। उसको शाहजहांबाद ही नाम दिया गया था। तो इसका मतलब है कि कैपिटल जो है वो कभी फिक्स नहीं रही है। इसीलिए तो कभी अगर आप सुनते हो अपने पेरेंट्स से या किसी से जब बातचीत होती है तो हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि दिल्ली जो है वो कभी भी फिक्स नहीं रही है कैपिटल सिटी के रूप में। दिल्ली हमेशा चेंज होती रही है, ठीक है? तो कैपिटल सिटीज जो है ये रूलर्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से चेंज करते रहते थे। तो लास्ट में हम देख रहे हैं कि शाहजहां ने दिल्ली, ओल्ड दिल्ली को बसाया था और तब जो है वो शाहजहांबाद न्यू कैपिटल बनी थी। और उसके बाद से लेकर के अब तक हम ये देख रहे हैं कि लगभग जो है वो दिल्ली ही कैपिटल सिटी रही है।
अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो है ना फिर काफी सारी मार्केट्स वगैरह डेवलप हुई, चांदनी चौक डेवलप किया, चांदनी चौक बनाया गया था जो काफी स्पेसियस था, जामा मस्जिद बनाया गया था, रेड फोर्ट बनाया गया था। ये बिल्डिंग्स जो है वो शाहजहां के पीरियड में बनाई गई थी। अभी हम पढ़ने वाले हैं मुगल कोर्ट के बारे में। हाउ वॉज द मुगल कोर्ट डिजाइंड, और मुगल कोर्ट में किसको कैसा कहाँ स्थान मिलता था, कैसे जज किया जाता था कि हु इज मोर पावरफुल। ठीक है, तो जो फिजिकल अरेंजमेंट है कोर्ट का वो कैसे किया जाता था, जो फिजिकल अरेंजमेंट है वो क्या एक्सप्रेस करता था, तो फिजिकल अरेंजमेंट जो है वो ये शो करता था कि वो सोवरन है, सोवरन मीन्स वो कंप्लीटली फ्री है। इसके बाद मिरर्ड द हिज स्टेटस एट द हार्ट ऑफ सोसाइटी, समाज में समाज में जो मतलब समाज है, जो क्या कहते हैं आपका देखेंगे जो दरबार है, जो कोर्ट है, वो क्या है, वो एक आईना है। किसका आईना है, वो समाज का आईना है। समाज को समाज के सामने एक आईना प्रस्तुत करता है। कैसे प्रस्तुत करता है कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, सोसाइटी में जो लोग हैं, उन सबके सामने कोर्ट किस तरीके से जो है ना वो सजाया जाता है, कोर्ट को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, उस कोर्ट के कोर्टियर्स जो हैं वो कौन-कौन होते हैं, ये आप यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ जो कोर्टियर्स थे ना वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी, क्लास के नहीं थे। यहाँ जो हम ये देखने वाले हैं कि जो कोर्टियर्स थे वो दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटीज एंड क्लासेस, एंड दैट इज व्हाई इसको हमने कहा है कि इट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो सेंटर में जगह होती थी वो किसकी होती थी, थ्रोन। थ्रोन क्या है, तख्त। थ्रोन तख्त, तख्त जिस पर कौन बैठता था, मुगल रूलर बैठते थे। तो सेंटर सेंटर पोजीशन उनकी हुआ करती थी जहां पर जो है ना वो किंग बैठा करते थे, रूलर बैठा करता था। उसके आसपास जो है वो क्या होती थी, अलग अलग सीट्स हुआ करती थी, अलग अलग जो है वो सिंहासन टाइप हुआ करते थे, और उन पर जो है ना लोग बैठा करते थे। Its centerpiece was therefore the throne, the takht, which gave physical form of the function of the sovereign in as axis mundi. ये axis mundi क्या है? हमारे मीथ के एक हिसाब से हम कहते हैं ना कि पृथ्वी जो है वो किस पर टिकी हुई है, वो जो है एक जो है ना सांप के फन के ऊपर टिकी हुई है। ये जो एक्सिस मुंडी है ना, वो भी एक ऐसा ही मीथ कह लो इसको। ये ग्रीक माइथोलॉजी के एक जो है ना क्या बोलते हैं माइथोलॉजी के हिसाब से जो एक्सिस मुंडी वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है। एक्सिस मुंडी ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन फ्रेज है इनफैक्ट। ठीक है, इस फ्रेज के हिसाब से क्या कहा जाता है कि ये एक पोल है, ये एक पिलर है, और इस पिलर पर, इस पोल के ऊपर पूरी अर्थ जो है वो टिकी हुई है। तो यहाँ जो तख्त है वो तख्त क्या है, तख्त जो है वो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सिस मुंडी, जिस पर कि पूरा मुगल किंगडम जो है वो टिका हुआ है, जिस पर पूरा मुगल एम्पायर जो है वो स्थिर है। तो इसको इसलिए यहाँ पे एक्सिस मुंडी कहा गया है। The canopy, a symbol of kingship in India, was a millennium, was believed to separate the radiance of the sun from that of the sovereign. अब ये तो आपको पता ही है कि सूरज की किरणें, ठीक है, सूरज की किरणें ये क्या एक्सप्रेस करती हैं, पावर ऑफ द किंग। ठीक है, और ये बहुत सालों से किंगशिप, किंगशिप क्या है, किंग मतलब जो भी किंग है या जो भी रूलर्स हैं उनको ये डिवाइन अथॉरिटी है, डिवाइन पावर है, और ये जो है ना ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इनको जो है ना सूरज से जो है ना रेडियंस मिलती है, और ये जो है ना क्या बोलते हैं जो सूरज की किरणें आती हैं तो फिर वो वापस भी तो जाती है ना, तो वो यहाँ से टकरा करके वापस जाती है। ठीक है, क्रॉनिकल्स ले डाउन विद ग्रेट precision the rules defining status amongst the Mughal elites in court। अब जो है ना क्रॉनिकल्स जो है, क्रॉनिकल्स माने जैसे बुक है आईने अकबरी, वो क्रॉनिकल है। तो ये जो क्रॉनिकल्स है वो डिफाइन करते हैं कि जो कोर्ट में मुगल कोर्ट में लोगों का स्टेटस क्या है, मतलब उस अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है ना सबको जगह मिलती है, सीट मिलती है कि कौन कहाँ बैठेगा। तो जो किंगडम जो एम्परर का जो तख्त है, उस तख्त के साथ में कौन लोग खड़े होंगे या कौन लोग बैठेंगे, वो लोग बैठेंगे जो किंग के बहुत क्लोज है।
और किंग के बाद उनकी पावर है। नेक्स्ट टू किंग वो लोग बैठेंगे ना जिनके पास किंग के मतलब जो जिनके पास इतनी पावर है कि वो उसके क्लोज बैठ सकते हैं, माने कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस उसमें रूलिंग में, वो किंग को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, उनकी पावर है वहां पर, ठीक है। तो द प्लेस अकॉर्डिंग टू ए कोर्टियर बाय द रूलर वाज ए साइन ऑफ द हिज इम्पोर्टेंस, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस इन द आईज ऑफ द एम्परर, एम्परर की नजर में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको जो है जगह मिलती है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना उनको स्पेस मिलता है कि वो कहाँ पर अपने स्थान ग्रहण करेंगे, कौन सी सीट उनको दी जाएगी। वंस द एम्परर सेट ऑन द थ्रोन, और एक बार अगर जो है ना थ्रोन पर बैठ जाता है एम्परर, तो उसके बाद फिर वहां पर जो लोग खड़े हैं वो भी स्थान ग्रहण करते हैं, और फिर वहां से जो है ना कोई भी व्यक्ति मूव नहीं कर सकता है, बाहर नहीं जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द एम्परर। जो जहां है वो फिर वहीं पर रुक जाएगा और उसके बाद वो मूव नहीं कर सकता है। Social control in court society was exercised through carefully defining in full detail the forms of address। इसके बाद क्या होता था, फॉर्म ऑफ एड्रेस। फॉर्म ऑफ एड्रेस का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से किसको एड्रेस किया जाएगा, है ना, जैसे जहां पना, है ना, जिले इलाही, है ना, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स थे ना वो एड्रेसिंग वर्ड्स थे। जैसे कि आप लोग सर मैडम बोलते हो, या ये एड्रेसिंग वर्ड्स है। तो इसी तरीके से जो है ना जो एड्रेसिंग वर्ड्स थे, फॉर्म्स ऑफ एड्रेस, बड़े बड़े वर्ड्स होते थे, और जो है ना उनको जोर जोर से पुकारा जाता था, ये उनको रिस्पेक्ट देने के लिए किया जाता था। कर्टिसीज एंड स्पीच, फिर कर्टिसीज स्पीच ये सब जो है ना ये कोर्ट के फंक्शन हुआ करते थे, कोर्ट में काम इस तरह से होता था। which were acceptable in court. The slightest infringement of etiquette was noticed and punished on the spot. और जो मतलब अगर मैम आवाज नहीं आ रही अब।